हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और इसके साथ ही अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे और साथ ही अपने परिवार का भी ध्यान देते हुए परिवार के साथ चलते हुए हमें आगे बढ़ना है और उनका नाम रोशन करना है, जिससे उन्हें हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम उनके लिए, उनकी औलाद है तो उनके लिए हमने ये किया, मतलब उनका नाम एक रोशन किया। एक अच्छी मुकाम पाकर, मतलब एक पोस्ट आप जॉब पाकर आप उनका नाम रोशन कर सकते हैं, जो कि हमें करना भी है। और ये मैं अपनी तरफ से जैसे पूरी कोशिश करी, वैसे आपको भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए उनकी मेहनत का अच्छा फल देना है। जो वो आपके ऊपर इतना, मतलब अपने मेहनत करके पैसे लगाते हैं, आपको अच्छे से रहने की फैसिलिटी देते हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देते हैं, तो उसके बदले में वो आपसे बस आपकी कामयाबी ही चाहते हैं और कुछ नहीं। माता पिता और टीचर बस वही एक ऐसे इंसान होते हैं जो आपको हमेशा चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, उनको आपके आगे बढ़ने से कभी भी तकलीफ नहीं होगी। तो अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। पहले लेक्चर शुरू करने से पहले हम रिवीजन करेंगे, जो कि हमेशा करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की शक्तियां ही अभी भी हम पढ़ रहे हैं, कुछ और नहीं। अभी सैन्य शक्तियां ही चल रही, मतलब राष्ट्रपति की शक्तियां ही चल रही हैं, जिसमें मैंने कल पढ़ाया था कि सैन्य शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिलिट्री पावर। जिसमें मैंने बताया था कि हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, उनके नीचे होते हैं हमारे रक्षा मंत्री, और इनके नीचे सीडीएस होते हैं, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, और इनके नीचे तीनों सेनाएं होती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों होती हैं। तो ऐसे ही वो अपने, मतलब कैसे कैसे ये कंट्रोल की जाती है, ये सब तो मैंने डिटेल्स आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, कि जो तीनों सेनाएं होती है वो हमारे राष्ट्रपति के अंडर होती है, वो उनको कंट्रोल करते हैं, पूरी तरह से उन्हीं के कंट्रोल में होती है। और इसके साथ ही मैंने बताया था कि वो वॉर स्टार्ट करना हो या वॉर स्टॉप करना हो, ये भी पावर उन्हीं के पास होता है। और ये जो हमारे न्यूक्लियर पावर होता है, उससे हमें किस कंट्री पर अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हमें परमिशन पहले 4 लोगों से लेनी होती थी। मैंने बताया था कि पहले 4 लोगों से लेनी होती थी। पहले वो 4 लोग कौन कौन थे? एक तो हमारे राष्ट्रपति, 8 से राष्ट्रपति, उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री हो गए, उसके बाद हमारे जो पीएम होते हैं वो, उसके बाद जो भी सेना हो, जिस भी सेना को स्टार्ट करना हो वो फोर्स। और लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो सुरक्षा सलाहकार है, मैंने बताया था स्पेशली इनको याद करना है, सुरक्षा सलाहकार कौन है? हमारे अजीत डोभाल जी हैं, जो उनकी भी अब परमिशन होगी। अगर 5 लोगों की परमिशन होने के बाद ही आप न्यूक्लियर पावर का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद ये तो हुआ सैन्य, अब अगला क्या है? शिक्षा भी हमारे राष्ट्रपति जी ही मतलब हैंडल करते हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हमारे राष्ट्रपति करते हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है उसको कौन करते हैं? हमारे राज्यपाल करते हैं, क्योंकि स्टेट में तो राज्यपाल होते हैं, वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं। और जो मतलब राष्ट्रपति जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हैंडल करते हैं उसको क्या कहते हैं? वहाँ पर उनकी पोस्ट को क्या कहा जाता है? चांसलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चांसलर कहा जाता है। लेकिन वो ना करके जो वाइस चांसलर होता है, वो पूरी यूनिवर्सिटी का जो भी काम धाम रहता है, जो उनसे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियाँ होती है, जो भी उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, वो सब वाइस चांसलर देखते हैं। लेकिन अगर कहीं गोल्ड मेडल वगैरह देना हो तो वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति जी को होता है और किसी को नहीं होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर उपराष्ट्रपति जिसे हैंडल करते हैं, वो कौन सी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन करता है इन्हें हैंडल? वो कुछ नियमों के चलते, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। फिर अभी यहीं पे सब कुछ बताना तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड भी बहुत सारी आगे पता चलेंगे, और उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो और बहुत कुछ है जो बताएंगे, तो उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगी मैं। तो ये जो यहाँ पे इतना ही आप याद रख लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसे कौन हैंडल करते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं। वो एकमात्र हमारे देश की ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे हैंडल करने का काम हमारे उपराष्ट्रपति जी करते हैं। और इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि उनके क्या क्या विवेकाधिकार होते हैं, यानी वो अपने सेल्फ, उनके पास कौन से पावर होते हैं? सेल्फ, अपने मेंटल एबिलिटी के हिसाब से वो कौन कौन सी
जैसे कि डिसीजन ले सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए लोकसभा एग्जाम्पल मैंने दिया था, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है, अगर किसी का बहुमत ना हो रहा हो, जैसे कम से कम आपको 1/4 लोगों का आपको बहुमत होना चाहिए, जिसे हम अगर वैसे कहा जाए तो 273 लोगों का, 1/4 ना, आप 273 लोगों का डिवाइड कर दीजिए। कम से कम आधे लोगों का आपके पास बहुमत, 1/4 नहीं, मैंने गलत बोला, एक आधे लोगों का। यहाँ कितने 545 होते हैं, यहाँ 245 होते हैं। तो इनसे आधे लोगों का अगर आपके पास बहुमत है तो आधा कैसे है, ये कम हो, आधे आधे में मतलब पॉइंट में आ रहा है, तो उसको आधे में तो इंसान को नहीं बांट सकते, इसलिए एक ज़्यादा होता है, तो 273 होता है। तो 273 लोग अगर आपके पास बहुमत है तो आपकी सरकार बन जाती है। लेकिन अगर 273 की ना हो तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति जी मतलब अपने अधिकार को यूज करते हुए, उनके ऊपर तब संविधान की कोई प्रेशर नहीं होगी, और वो अपने अधिकार को यूज करते हुए जिसे भी चाहें, कोई भी कितना भी कम उनकी सीटें क्यों ना हो, लेकिन वो जिसे भी चाहें उन्हें पीएम बना सकते हैं। और ये मैंने कल डिटेल में आपको बताया था। और ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इसे लोकसभा का त्रिशंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकसभा का त्रिशंकु। लोकसभा का, ये राज्यसभा नहीं, लोकसभा का, यहाँ का मतलब लोकसभा का त्रिशंकु कहा जाता है। और ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति पूरी तरह से फ्री होते हैं डिसीजन लेने के लिए। उन्हें जिसे भी सही लगे वो उन्हें पीएम बना सकते हैं, और उसके साथ ही उन्हें 30 दिन का वो टाइम देंगे कि आप 30 दिन के अंदर अपना बहुमत साबित कीजिए और आपकी सरकार फिर बन जाएगी। तो जो सरकार मतलब बहुमत जमा करने का प्रोसेस होता है उसको गठबंधन कहा जाता है, जो कि आपने भी सुना होगा, हमेशा न्यूज़ में वगैरह और आपस में भी लोग बात करते हैं तो सुनने में ही आता है कि गठबंधन की सरकार बनी है। तो इसी को गठबंधन की सरकार कहा जाता है कि जब एक जन किसका बहुमत ना मिले, वो अपने बहुत मतलब 2-3 पार्टियां मिलकर अगर कोई सरकार बना रही तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। और ऐसी सरकार का मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जो हमारे पूर्व पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने गठबंधन की सरकार का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि वो इतनी अच्छी गठबंधन की सरकार चलाए, जो कि लोगों ने कहा कि ये चलना पॉसिबल नहीं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि हाँ चलाया जा सकता है अगर हम चाहे तो। वो भी बहुत ही अच्छे से चलाया उन्होंने। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि उनके कुछ विशेष अधिकार हैं। विशेषाधिकार में मैंने क्या बताया था कि उनके विशेष अधिकार कुछ ऐसे हैं कि उन्हें उनकी पोस्ट के दौरान उन्हें आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते, गिरफ्तार आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो तो राष्ट्रपति हैं, अगर आप उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो वो तो अपने आप सजा ऐसे ही माफ़ कर लेंगे ना, आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो अपनी पोस्ट पे ना हो तो उसके बाद आप उन पर सारे कार्यवाही होंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज नहीं है तो मतलब जब नहीं होंगे तब उनके ऊपर वो सारी कार्रवाई होंगी। और उसके बाद उनके ऊपर आप है ना फौजदारी का, यानी मैंने क्या बताया था, फौजदारी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिविल नहीं, क्रिमिनल जो भी क्रिमिनल कोई भी केस आप नहीं चला सकते। जैसे मर्डर का हो गया, रेप का हो गया, मर्डर, रेप, या फिर किसी को आपने धमकी दिया हो, मैंने बताया था धमकी, वो आप ऐसे केस उनके ऊपर नहीं चला सकते। लेकिन उनके इस पोस्ट पे रहते हुए एकमात्र ऐसी एक केस है जो चला सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, दीवानी यानी मनी से रिलेटेड कोई ऐसा इश्यू हो तो वो उनके ऊपर केस, उनके पद पे रहते हुए भी उनके ऊपर ये केस चलाई जाएगी। तो ये तो हुआ हमारे पिछले लेक्चर का रिवीजन। अब हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे। आज भी हम राष्ट्रपति की शक्तियां ही पढ़ेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी क्षमादान शक्तियां होती हैं, यानी पार्डन के कौन कौन से पावर होते हैं, जिसे क्षमादान को इंग्लिश में पार्डन कहा जाता है। तो वो हम पढ़ेंगे। तो मैं इसमें ये कौन से आर्टिकल के तहत उन्हें इसकी शक्तियां दी गई हैं, तो वो है आर्टिकल 72 के तहत उन्हें क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं कि वो कौन मतलब कैसे कैसे वो सबकी सजाओं को, और ये भी किसी भी चीज़ के लिए क्षमादान शक्तियां जो हैं वो कौन कौन से पावर हैं, वो मैं आपको इसमें डिटेल बताऊंगी। ये एक नहीं, इसमें बहुत सारे मतलब और भी पॉइंट में हैं।
तो वो मैं बता रही आपको डिटेल में। तो यहाँ पे एक तो ये ऐसा एक हेडिंग के तौर पे आप ऐसे याद कीजिए कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। अब उसमें अलग अलग तरह की शक्तियाँ हैं, ऐसा नहीं कि क्षमादान में बस एक ही तरह की कि क्षमा कर दो किसी भी तरह की, नहीं, वो अलग अलग तरह से उनका, आपने भी सुना होगा कि ये जो हमारे निर्भया केस में वो अलग अलग तरह से पिटीशन डाल रहे थे, तो वो क्या था, वो किस तरह से डाल रहे थे, किस तरह से वो लॉ का यूज़ करके कैसे कैसे वो अपनी जो सज़ा थी उसको कैसे कैसे टाल रहे थे, तो वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगी। तो अब पहले हम स्टार्ट करते हैं, वो है पार्डन, जो कि एक आपने हमेशा ही सुना होगा और नहीं सुना है तो मैं बता दे रही हूँ, जिसे हम हिंदी में क्षमा कहते हैं। ये पहला उनका क्षमादान शक्ति में पहला ये आता है कि क्षमादान में ये पार्डन, और पार्डन का क्या मतलब होता है, ये शक्ति के तहत जब अगर किसी ने इस चीज का, किसी को अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने पार्डन कर दिया, उसकी पार्डन यानी क्षमा कर दिया, मान लीजिए आपने कितना भी गुनाह क्यों ना बड़ा किया हो, अगर आपको पार्डन मिल रहा है यानी आपकी सजा एकदम से खत्म हो जाएगी, एकदम से यानी कंप्लीटली आपकी सजा जो है वो खत्म कर दी जाएगी, यानी कि कंप्लीटली यानी हिंदी में पूर्णतः जो भी आपकी सजा हो, मान लीजिए आपने मर्डर किया हो तभी भी आपकी सजा पूरी तरह से खत्म की जाएगी, उसके बाद आपको एक दिन की भी सजा नहीं दी जाएगी, एक दिन तो छोड़िए, आपको 1 मिनट मतलब जितना जल्दी हो सके उतना आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको उसके बाद आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। इतना ज़्यादा उनको इस आर्टिकल के तहत उनको पावर है कि वो किसी की भी शक्तियाँ मतलब गलतियों को क्षमा कर सकते, सजा को माफ़ करवा सकते हैं, पूरी तरह से माफ़ कर देंगे, और उनके माफ़ करने के बाद कोर्ट या कोई भी आपको सजा नहीं दे सकता है। तो ये हुआ, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसी भी, ये तो हुआ मान लीजिए आपको कंप्लीटली सजा माफ़ कर देंगे, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे सजा में केस चली, उसके बाद मुझे सजा मिली कि मुझे फांसी दीजिए, मान लीजिए मुझे फांसी देने की सज़ा मिली है, तो फांसी देने की सज़ा मिलने के बाद आप कर सकते हैं, नहीं, उनको इतना पावर होता है कि जो अगर मान लीजिए केस चल रहा है, चलने के दौरान भी आप, ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोच सकते कि उनकी, मान लीजिए मेरे ऊपर केस चल रही है, उस दौरान भी मैंने ये पिटीशन पार्डन की अपील की राष्ट्रपति जी से, तो उस दौरान भी आपका मतलब वो माफ़ कर सकते हैं, केस चलने के दौरान भी वो आपको माफ़ कर सकते हैं, आपको पार्डन दे सकते हैं, इतना उनको पावर है। आपका केस खत्म होने तक का भी इंतजार करने का भी ऐसा नहीं जरूरी है कि आपका केस खत्म हो जाए उसके बाद जो सजा मिलेगी उसके हिसाब से आपको, मतलब ऐसा कुछ नहीं। अगर उनको लग रहा है, आपने किया अपील, उसके बाद उन्हें लग रहा है, तो वो पूरी तरह से आपकी सजा उसी वक्त हुई भी नहीं है सजा, जस्ट केस चला वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये तो हुआ उनके पार्डन के पावर। और उसके बाद सेकंड क्या आता है कि कम्यूटेशन। क्या आता है? कम्यूटेशन। कम्यूटेशन इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे कि इसे हिंदी में बोलते हैं लघुकरण। क्या बोलते हैं? लघुकरण। इसका ये एक अलग टाइप है। इसमें क्या होगा? पूरी तरह से सजा माफ हो गई। इसमें ये होगा कि आपकी सजा मान लीजिए ऐसे मान लीजिए 20 साल के लिए आपको सजा दी गई कि आपको कठोर सजा है, बहुत ही एकदम कड़क सजा दी गई है कि आपसे ऐसे ऐसे काम करवा जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे सजा दी जाएगी। तो इसमें क्या होगा? नेचर चेंज होगा। नेचर चेंज होगा खाली, बस नेचर सिर्फ चेंज होगा सजा का। मान लीजिए अगर 10 साल की सजा दी गई है कठोर, तो क्या हो जाएगी? साधारण हो जाएगी। इसमें आपकी सजा नहीं कम होगी, सजा की टाइम नहीं, सजा टाइम नहीं कम होगी। सजा की जो है टाइम वो कम नहीं होगी, लेकिन आपकी सजा जो है उसका नेचर चेंज कर दिया जाएगा। यानी बहुत स्ट्रांग अगर आपको सजा दी गई है तो वो थोड़ा सा सिंपल की जाएगी कि हाँ थोड़ा ये कम किया जाए, ऐसा कर दिया जाएगा बस। और उसके बाद अगर ऐसा मान लीजिए आप अब ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए मुझे फांसी दी गई है, तो फांसी दी गई है तो उसे मान लीजिए फांसी दी गई है
तो उसे क्या कर देंगे, उम्र कैद कर देंगे। उम्र कैद यानी जब तक आप जिंदा हो, जब तक, ऐसा नहीं है कि जैसे कि बोलते हैं लोग कि 14 साल की उम्र कैद होती है, नहीं, उम्र कैद यानी आप जितनी जिंदगी जिएंगे उतनी जिंदगी आप जेल में ही बिताएंगे। तो दोनों केस तो वैसा ही है, बस यही होगा कि आप इसमें एक दिन में मर जाएंगे, आपकी मतलब सजा खत्म हो जाएगी उसी दिन, और इसमें जब तक आप जिएंगे तब तक आपकी सजा है, और जब तक जीते रहें जब तक आप उसी में रहेंगे, जेल में रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी छुट्टी हो जाएगी, नहीं, 14 साल के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी छुट्टी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी सजा रहेगी। और ये ऐसा है कि आप उम्र कैद मान लीजिए किसी को दी जाती है, तो अगर उसे अपना मतलब अपील डालना है, इसमें से कोई भी और भी आगे बहुत है, मैं जो आपको डिटेल में बताऊंगी। तो 14 साल की सजा अगर आपको उम्र कैद दी गई है, तो 14 साल की उम्र कैद की सजा आप जो भी है उसे करने के बाद पूरी आप अपील कर सकते हैं कि अब मेरी सजा को मतलब कुछ कम किया जाए, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब आता है तीसरा, क्या है, वो है रिमिशन। रिमिशन, रिमिशन में क्या है, ये इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिहार, क्या, परिहार, प्रतिहार नहीं, परिहार। परिहार, इसमें क्या होगा कि इसमें आपका जो टाइम है वो कम कर देंगे, सजा कम नहीं करेंगे, इसमें नेचर चेंज करें, यानी कठोर है तो साधारण हो गई, इसमें टाइम चेंज करेंगे, इसमें टाइम चेंज करेंगे। मान लीजिए आपको 10 साल की सजा दी गई है, तो वो अगर 10 साल की सजा दी गई है तो उसे थोड़ा सा कम कर देंगे, 10 साल की दी गई है तो 5 साल कर देंगे, मतलब जितना भी करें उतना आपकी टाइम कर देंगे। अगर लेकिन कठोर दी गई है, ध्यान दीजिएगा, कठोर दी गई है तो वो कठोर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, कठोर का कठोर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। इसमें इसका नेचर नहीं चेंज होगा, बस टाइम चेंज होगा, और इसमें टाइम नहीं चेंज होगा, बस नेचर चेंज होगा। यानी बहुत कड़क है तो नरम हो जाएगा, और जितना साल आपको करना है सजा उतना साल आपको पूरा करना ही होगा। इसमें आपकी सजा का नेचर नहीं चेंज होगा, बल्कि टाइम चेंज होगा। इसमें यही डिफरेंस है, ये सजा और उस सजा में बस एक यही एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, जो आपको डिफरेंस याद रखना है। तो ये हुआ थर्ड। और अब इसमें ये भी एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक कौन सी, अगर पूछा जाता है अक्सर कि कौन सी ऐसी सजा है जिस पे परिहार नहीं लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति उन्हें परिहार नहीं दे सकते, यानी रिमिशन नहीं दे सकते हैं, तो वो कौन सी है, वो है फांसी की सजा। फांसी की सजा है, उस पे नहीं, फांसी की सजा, इसकी सजा पर नहीं कर सकते। क्यों, आप ऐसा सोच रहे होंगे क्यों, तो इसमें तो टाइम चेंज हो रहा है। आप फांसी की सजा को क्या करेंगे कि 10 घंटा फांसी देना है तो उसको मतलब ऐसा तो होता नहीं 10 घंटा किसी को दी जाए, जितने वो 10 सेकंड लगभग में मर ही जाते हैं इंसान। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 10 सेकंड की जगह आप 1 घंटे की सजा थी, फांसी देनी थी तो उसको इतने 5 मिनट में कम कर देंगे, वो कैसे भी देंगे, उसे मारना है। तो फांसी की सजा में आप रिमिशन नहीं मांग सकते हैं, फांसी की सजा के लिए ये आप पिटिशन डाल ही नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो वो रेस्पिट, चौथा क्या है, रेस्पिट। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे विराम कहा जाता है, विराम। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको सजा कोई भी दी गई हो, 10 साल की सजा, बहुत ही कठोर सजा दी गई हो, मैं यहाँ भी 10 ही साल मानती हूँ कि 10 साल की कठोर सजा दी गई है, कठोर सजा दी गई है। बीच में आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको कोई ऐसी हेल्थ इश्यू हो गई जिससे आप कुछ दिन के लिए, जैसे कभी हमें बुखार आता है, कभी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप उस समय, अगर आप हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आप कठोर सजा उस समय कैसे देंगे, आप जिसको हेल्थ का प्रॉब्लम है तो उसको दे ही नहीं सकते। तो उस समय के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे बोलेंगे राष्ट्रपति जी को कि मेरी अभी हेल्थ ठीक नहीं है, आप मेरे सजा में कुछ कम, मतलब जैसे यहाँ नेचर कम्यूटेशन कर दीजिए, और फिर बाद में जब मेरा मतलब हेल्थ ठीक हो जाएगा तो आप कर देना जैसा था वैसा। ऐसा नहीं है, ये तो एक इंसानियत के तौर पे हो जाता है, जो कि हमारे देश की, हमारे कल्चर की ये संस्कृति है, हमारी संस्कृति है कि हमारे अंदर हमेशा इंसानियत रहती है, हम में सब में होती है।
जब तक वो ठीक ना हो तब तक उस पर ये विराम रेस्पिट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हेल्थ की या फिर स्वास्थ्य की या स्वास्थ्य की में ये लगाया जाता है कि हाँ, जब तक आपका मतलब सिचुएशन ठीक ना हो तब तक आपकी जो हेल्थ मतलब जो अगर खराब है, समस्या है, तो ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद जब ठीक हो जाएगा इंसान, जब जो भी इंसान है ठीक हो गया, होने के बाद आपकी सजा पूरी होगी। जो भी जैसी चल रही थी वैसी की जाएगी पूरा, सेम उसी प्रोसेस में जो भी कठोर थी तो कठोर की जाएगी पूरा। तो ये हो गया इनकी मतलब ये एक रेस्पिट कब लगाया जाता है उस सिचुएशन को। और एक और होता है, वो है रिप्रीव, जिसे एक प्रतिलंबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिप्रीव। इसे हिंदी में प्रविलंबन कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि आपकी सजा आप माफ करो, मतलब आपको फांसी दी गई है, और उस दौरान आप मतलब जिस दौरान आपको फांसी दी गई उस दौरान राष्ट्रपति कहीं और विदेश दौरे पे गए हैं, तो ये पावर किसी और के पास तो नहीं है कि आपकी सजा माफ कर सके या फिर जो भी इसमें चेंजेस करना है, वो पावर तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। लेकिन अगर उस समय वो कंट्री में अवेलेबल ना हो तो क्या आप उनको फ़ोन लगा के बोलेंगे कि मेरी सजा ऐसी ऐसी मिली है, मुझे कम कर दीजिए, नहीं तो मुझे फांसी हो जाएगी इतने तारीख को? ऐसा तो है नहीं। फांसी की डेट मान लीजिए 15 तारीख दी गई है और तब तक पता चल रहा है कि राष्ट्रपति नहीं आने वाले हैं, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में मतलब राष्ट्रपति जो है वो क्या करके जाते हैं? प्रविलंबन लगा के जाते हैं आपकी सजा पे, रेप्रीव लगा के जाते हैं कि मेरे आने के बाद उनकी परमिशन के बगैर जो भी होता है, जितनी भी लोगों की जो भी सजा होती है वो दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप ही मतलब किसी को फांसी या कुछ भी ऐसा दे सकते हैं। उनकी परमिशन होती है, और उनको परमिशन कौन देता है? वो खुद तो अपने कोई भी डिसीजन लेते नहीं है। आपको मैंने बताया था कि उन्हें रबर स्टैम्प कहा जाता है। वो किसकी सलाह पे लेते हैं? पीएम की सलाह पे लेते हैं। तो पीएम की सलाह पे ही वो डिसीजन लेते हैं। तो जब तक वो ना आए तब तक वो क्या करेंगे? वो उस जो भी सजा है, जिसको भी फांसी की सजा दी गई है, उसे रिप्रीव कर देंगे कि जब मैं आऊँगा उसके बाद मतलब इस पे बात की जाएगी और जो भी है कि इसे क्या करना है। तो जो उस समय के लिए रोका जाता है उसे लोग स्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टे। सजा को इसमें क्या है? सजा को रोकना। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टे लगा दिया। जो भी ऐसी सिचुएशन है उसमें स्टे लगा दिया। और ये ज़्यादातर किस पे लगाया जाता है? ऐसा नहीं कि आपको 10 साल की सजा दी गई है तो आप पे रिप्रीव लगाया जाएगा, नहीं। ये स्पेशली किसके लिए होता है? ये स्पेशली किसके लिए होता है? ये स्पेशली होता है हमारे जो मतलब फांसी की सजा होती है उसके लिए होता है। ये स्पेशली किसके लिए होता है? ये फांसी की सजा के लिए होता है। कि फांसी की सजा के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा के लिए ऐसा होता है कि रिप्रीव लगाया जाता है। अब ये तो हुआ मतलब पूरा मतलब उनकी क्षमादान शक्तियाँ। 5 तरह से वो किसी की भी सजा को माफ़ करते हैं या फिर टालते हैं या फिर टाइम कम करते हैं या फिर उसका नेचर कम करते हैं। ऐसा मतलब अलग अलग होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो राज्यपाल होते हैं उनको भी कुछ शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि वो अगर सेंट्रल लेवल पे हमारे जो राष्ट्रपति जी हैंडल करते हैं तो स्टेट लेवल पे हमारे कौन हैंडल करते हैं? वो हमारे राज्यपाल करते हैं। तो उन्हें क्या क्या पावर होते हैं? वो
तो राज्यपाल को क्या होता है कि वो किसी की फांसी की सजा को नहीं टाल सकते हैं। राज्यपाल जो होते हैं वो फांसी की सजा को नहीं रोक सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। और उसके साथ ये वो एक उनका, और एक दूसरा क्या होता है कि वो किसी मतलब जो भी सेना से रिलेटेड कोई भी ऐसा सेना के न्यायालय से कोई अगर आया हो मतलब ऐसा, उसको भी वो रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये पावर जो है वो हमारे राष्ट्रपति को होता है। तो ये पावर क्या होता है, मान लीजिए जो ये सेना का अगर कोई इशू है तो उसमें राज्यपाल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके अंदर तो सेना का मतलब उनके अंदर तो तीनों सेनाएं आती है, तो वो सेना का भी जो अगर कोर्ट मार्शल किसी पे लगाया गया है तो उस सजा को भी वो माफ कर सकते हैं। उनके इतने पावर होते हैं कि वो उन्हें भी माफ कर सकते हैं, कि ये हमारे जो नॉर्मल कोर्ट के होते हैं उनके भी सजा माफ कर सकते हैं, और कोर्ट मार्शल जो होता है जो आर्मी के कोर्ट होते हैं उनकी भी सजा माफ कर सकते हैं। लेकिन ये तो कर सकते हैं, लेकिन जहां से हमने ये राष्ट्रपति का पद लिया है वो कहाँ से लिया है हमने लिया तो हमने यूके से है, लेकिन उसके साथ ही हमने उनके मतलब महाभियोग का जो है वो हमने यूएसए से लिया है। वो आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, आपको भूलना नहीं है कुछ भी, नहीं तो देख लेना। फिर अगर आप मिल रहोगे ना जब, तो बहुत मार खाओगे अगर भूलोगे तो। एक जान को मिल के मारना है फिर तो, अगर इतनी छोटी छोटी सी बातें आप भूल रहे तो ये हो गया। अब मैं बताऊं कि जैसे मैंने महाभियोग का बताया था कि ये कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तो यूएसए में जो राष्ट्रपति होते हैं, यूएसए के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें ये पावर नहीं होता है कि वो सेना की सजा को माफ कर सके, सेना की सजा को माफ कर सके, ये उनका पावर नहीं होता है। यूएसए के राष्ट्रपति को ये पावर नहीं होता है। लेकिन इसकी ये छोड़ के सेना से रिलेटेड वो भी सेना के हेड होते हैं, लेकिन वो सेना की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इनके पावर है हमारे राष्ट्रपति के, वही उनके भी होते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी मतलब जो शक्ति है वो उनके पास नहीं होती है। तो ये तो हुआ हमारा आज का लेक्चर। अब हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया, आज मैंने एक ही टॉपिक मतलब किया है पूरा, लेकिन मैं पूरी कोशिश की हूँ कि उसको डिटेल में आपको एकदम अच्छे से याद करवा सकूँ। तो वही मेरी कोशिश है, और आपको भी उसी कोशिश को देखते हुए आपको अच्छे से एकदम जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। इन्हें जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 72 के तहत मिली है, और उसमें भी कुछ मतलब 5 तरह से वो सजाएं माफ़ करते हैं। एक होता है पार्डन, कि आप पूरी तरह से उनकी सजा जो भी है, मान लीजिए जो भी राष्ट्रपति हो किसी की सजा पूरी तरह से खत्म कर दे तो उसे पार्डन कहा जाता है, कंप्लीटली खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि केस चलने के दौरान भी मैंने बोला कि अगर वो पार्डन के लिए पिटीशन डाल रहे तो उनकी सजा पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। और अगर राष्ट्रपति हाँ बोलते हैं तो, और राष्ट्रपति कब हाँ बोलेंगे, जब वो पीएम से अपना डिस्कशन कर लेंगे, उनकी सलाह ले लेंगे। उसके बाद आता है कम्यूटेशन यानी सजा को कम कर दे, उसके नेचर को सॉफ्ट कर दे, यानी बहुत स्ट्रांग है तो बहुत सॉफ्ट कर दे, थोड़ा सा फांसी की सजा तो उम्र कैद कर दे, और बहुत स्ट्रांग है तो थोड़ा सा सही कर दे, मतलब कम कर दे, थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ उनसे सजा ली जाए। उसके साथ ही मैंने क्या बताया है कि एक थर्ड क्या है, रिमिशन में क्या है, परिहार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। परिहार में टाइम चेंज होगा, जो सजा है उसकी नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा। परिहार यानी रिमिशन में सिर्फ टाइम चेंज किया जाए, 10 साल का है तो 5 साल कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे सजा मिलने वाली है वैसे ही मिलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये फांसी की सजा में ये लागू नहीं होता है, उसके बाद आता है रेस्पिट यानी विराम यानी 10 साल की सजा है, तो आपका अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो कुछ समय के लिए, जब तक आपका हेल्थ का प्रॉब्लम इशू सही नहीं हो जाता तब तक आपका ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप अपनी सजा को जैसे थी वैसे ही पूरा करेंगे, और इस चीज़ के लिए मतलब जेल में ही आपका ध्यान रखा जाएगा।
उसके बाद आता है रिप्रीव। रिप्रीव में क्या आता है कि जो आपकी सजा है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जब ये कब किया जाता है, ये स्पेशली मैंने बताया कि ये जब आपको फांसी दी मिली है उस सिचुएशन में रिप्रीव लगाया जाएगा कि सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, आपकी फांसी को निलंबित किया जाएगा, यानी कुछ समय के लिए आगे बढ़ा जाए, पोस्टपोन किया जाएगा। कि जैसे राष्ट्रपति अगर देश में इस समय उपस्थित नहीं है तो वो कहेंगे कि मैं जब आऊँगा तो उसके बाद मैं इस बात पे विचार विमर्श करूँगा, उसके बाद इन्हें देनी है कि नहीं देनी है इस बात का डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि हर वक्त तो राष्ट्रपति यही मतलब कंट्री में नहीं रहते, उन्हें बाहर विदेश दौरे पे भी जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं उनके पास। उसके बाद राज्यपाल आते हैं। राज्यपाल को 161 आर्टिकल के तहत ये सारी शक्तियां हैं, लेकिन उन्हें कौन कौन सी शक्तियां माफ करने मतलब कौन कौन सी सजाओं को माफ करने का पावर नहीं है, वो है फांसी। और सेना की जो शक्ति है, सेना को अगर कोई कोर्ट मार्शल किसी पे लगाया गया तो उस पर राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते। राज्यपाल स्टेट लेवल पे अपने ड्यूटी पूरा करते हैं, लेकिन ये दो चीजों में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने और क्या बताया, हमारे जो लेकिन राज्यपाल को ना है ये सेना के जो भी मतलब लॉ है, जो भी उन पे सजा लगाई जा रही है, सेना किसी भी सेना पे अगर लगाया जा रहा है तो उसमें राज्यपाल कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं उन्हें पूरा हक होता है, उन्हें ये पावर है कि वो सेना की भी सजा को माफ कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों सेनाओं को हैंडल करते हैं। तीनों जो फोर्स हैं हमारी, एयर, आर्मी और नेवी, वो तीनों को हैंडल करने का काम जो हेड होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए वो माफ भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने ये जो महाभियोग का मैंने बताया था, याद होगा आपको कि महाभियोग हमने कहाँ से लिया है, वो हमने यूएसए से लिया है। और यूएसए में राष्ट्रपति जो होते हैं उनके भी सेम पावर होते हैं, क्षमादान शक्तियां, लेकिन वो सेना का जो है सजा वो माफ नहीं कर सकते, बाकी सब सेम होता है। वहां भी ऐसे ही उनका ऐसा मानना है कि सेना है तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपसे ये सभी गलतियां नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो वो आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी, आपको माफी नहीं मिलेगी उस सिचुएशन में। तो ये हुआ हमारा लेक्चर आज का पूरा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर से ज़रूर, और जितना हो सके उतना लोगों को आप भेजिए। ये हमारी जो एजुकेशन का जो एक सिस्टम है, जो एक मुहिम है, उसे हमें आगे बढ़ाना है। और अगर जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो हमें एक फैमिली के जैसे मिलजुल के साथ में पढ़ना है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके साथ ही थैंक यू, बाय।